Hello students and friends, welcome back to the series of video classes for the subject of physics. And today we are back with the next lecture, that is the lecture third for the fourth unit of our syllabus of 12th class physics. The unit is electromagnetic induction and alternating current, and the topic which we are going to start today in this lecture is Faraday's laws of electromagnetic induction. So we are doing the part electromagnetic induction of this unit, and the topic is Faraday's laws of electromagnetic induction. Okay, so Faraday's laws of electromagnetic induction can be stated in 3 points. हम 3 पॉइंट्स में Faraday's के लॉज को लिख सकते हैं. क्या वो 3 पॉइंट है? किन 3 पॉइंट्स में Faraday's ने अपने लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिए हमको? देखो, पहले तो उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, जो एक्सपेरिमेंट्स आपने हमारे लास्ट लेक्चर्स में किए हैं, वो पूरे एक्सपेरिमेंट्स फेराडे ने किए. उन एक्सपेरिमेंट की हेल्प से उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना किन किन लॉज पे किस तरह से डिपेंड करता है वो सब कुछ बताया, कंक्लूड किया. ओके, और वो पॉइंट्स क्या हैं? दोस पॉइंट्स आर नंबर 1. फर्स्ट पॉइंट ही कंक्लूडेड दैट whenever there is change in magnetic flux linked with an electric circuit, whenever there is change in magnetic flux linked with an electric circuit, induced EMF is producing. उसके अंदर फिर induced EMF प्रोड्यूस हो जाता है. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ कोई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इलेक्ट्रिक सर्किट चेंजेस, देन induced EMF is produced. Okay, second point what he concluded about EMI phenomena was that this induced EMF produced last as long as the change in magnetic flux continues. मतलब ये इंड्यूस इमेफ तब तक ही बना रहता है जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हुआ था वो चेंज होता रहे. उसका चेंज होता रहना जरूरी है अगर हमें इंड्यूस इमेफ कंटिन्यूअसली चाहिए. ये इसका मीनिंग है. अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक है वो चेंज होना बंद कर देगा, वो लिंक तो अभी है, वो जीरो नहीं हुआ, बट वो जितना भी है वो उतना कांस्टेंट है, वो चेंज होना अगर बंद हो जाए तो हमें इंड्यूस इमेफ नहीं मिलेगा. ये है मेन पॉइंट. ओके, जैसे कि आपने उस एग्जांपल में देखा था जब हम एक सोलेनॉइड के पास एक बार मैग्नेट को मूव कराते थे. जैसे बार मैग्नेट रेस्ट पर आता है, इस गैल्वेनोमीटर में कोई रीडिंग नहीं होती, जीरो डिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि जब वो बार मैग्नेट रेस्ट पर है तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो लिंक हो सकता है बट वो चेंज नहीं हो रहा है. ऐसे ही आपके उस एक्सपेरिमेंट में, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था नेबरिंग कॉइल्स वाला एक्सपेरिमेंट, जब पी कॉइल में करंट कांस्टेंट हो जाता है तो यहां पर डिफ्लेक्शन जीरो रहता है. इसमें सिर्फ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आता था. क्यों? क्योंकि जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स तो लिंक्ड है बट वो चेंज नहीं होता. वो करंट के चेंज होने से तो चेंज होता था. सिमिलरली द थर्ड एक्सपेरिमेंट में भी आप जो कॉइल बाहर खींच रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से, अगर उसको रोक दें, अगर वो रेस्ट पर आ जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो लिंक्ड है बट वो चेंज नहीं हो रहा है, तो वहां पर भी डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है कैलेंडर का. डिफ्लेक्शन ऑफ द कैलेंडर जीरो अगर दिखा रहा है तो इसका मीनिंग क्या है? इट मींस maybe magnetic flux is linked with the coil but that linked flux is not changing. Change होना is compulsory here. Okay, so the second point ये क्या है? The induced EMF lasts. Induced EMF जब तक ही रहता है as long as the change in magnetic flux continues. Okay, and the third point gives the mathematical information of the Faraday's law of electromagnetic induction. जो मैथमेटिकल फॉर्मूला आएगा इंड्यूस ईएमएफ का वो क्या है उसके बारे में थर्ड पॉइंट हमें बताएगा. थर्ड पॉइंट में क्या है?
the induced EMF is given as the rate of change of magnetic flux linked with the electric circuit. जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो भी है उसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके चेंज होने का रेट क्या है, उसी रेट के प्रोपोर्शनल होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इसके अंदर आएगा. ओके सो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो भी प्रोड्यूस होता है यहां पर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल. ओके अब आप थर्ड पॉइंट को मैथमेटिकली लिख सकते हैं. यहां पर वी कैन राइट द थर्ड पॉइंट इन मैथमेटिकल फॉर्म. सपोज द फ्लक्स magnetic flux linked is phi b for magnetic. Okay, and induced EMF produced is given as E. Induced EMF मान लो E है. So it means according to the third point, it means E is proportional to rate of change of magnetic flux. ये इसका मीनिंग है. E is proportional to d phi by dt. Okay, what is d phi? Small change in magnetic flux. And what is dt? The small time taken for this change. Done. E is equal to, यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1 ही है तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा d phi by dt with a negative sign. Now what does this negative sign indicate? Negative sign is due to the Lenz law. बेटा ये नेगेटिव साइन लेंस लॉ की वजह से यहां पर हमने इंक्लूड किया है. लेंस लॉ क्या कहता है? Induced EMF is produced in such a direction that it opposes the cause of its own production. इसका मतलब क्या हुआ कि it means induced EMF has got opposing nature. वो जिस रीजन से आया है उसी रीजन को अपोज करता है तो it has got opposing nature. ओके सो अपोजिंग नेचर शो करने के लिए नेगेटिव साइन यूज किया है. मतलब लेंस लॉ भी इसमें आ रहा है. दैट इज व्हाई दिस इक्वेशन इज नोन एज फैराडेज लेंस इक्वेशन. इस इक्वेशन को हम फैराडेज लेंस इक्वेशन बोलते हैं क्योंकि ये पूरा रिलेशनशिप मैथमेटिकल रिलेशनशिप तो फैराडे ने बताया है बट ये नेगेटिव साइन इसमें क्यों इंक्लूड किया गया है? लेंस लॉ के अकॉर्डिंगली. लेंस लॉ बताता है हमें कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हैज गॉट अपोजिंग नेचर. तो टू शो द अपोजिंग नेचर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ वी हैव इंक्लूडेड द नेगेटिव साइन फ्रॉम द लेंस लॉ. ओके सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स the opposing nature of induced EMF. Okay, so we have to learn this equation as Faraday's Lenz equation. इसको याद रखेंगे हम लोग. डन. अभी आप ये कॉपी कर लेते हो 3 पॉइंट्स. उसके बाद ये मैथमेटिकल फॉर्मूला कुछ और बातें बतानी है फिर उसके बाद में. So students, after writing those 3 points of the Faraday's laws of electromagnetic induction and the mathematical form of the law, mathematical form क्या है? E is equal to negative of d phi by dt. मतलब induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux linked. magnetic flux के लिए हम phi के नीचे b बना लेते हैं to denote that it is magnetic flux only. और negative sign shows that induced EMF has got opposing nature in accordance with Lenz law. अभी ये फॉर्म, इस फॉर्मूले की ये फॉर्म कैलकुलस में है. दिस इज द कैलकुलस फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला. हम इस फॉर्मूले को सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सिंपल फॉर्म का क्या मतलब होगा देखो. और सिंपल फॉर्म इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सिंपल फॉर्म से ही हो जाते हैं. तो ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहां पर चीजें बता रहा हूं. क्योंकि बोला है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ is directly proportional to
रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये बोला है ना। सपोज E is the induced EMF proportional to change of magnetic flux. Suppose final magnetic flux phi 2 है, B नीचे बना लिया, मैग्नेटिक फ्लक्स है। इनिशियल phi 1 था, B नीचे बना दिया क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स है। टाइम टेकन है डेल्टा t, ओके। सो इसको आप क्योंकि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1 है, इसको भी नेगेटिव साइन ऐसे लिख सकते हो ना, phi 2 of B minus phi 1 of B upon delta t, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन, ओके। और नो डाउट दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स ओनली, याद रखिएगा कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। या फिर हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को E is equals to minus of delta phi of magnetic flux upon delta t, means delta की फॉर्म में लिख सकते हो, व्हाट इज डेल्टा phi b? डेल्टा phi b is phi 2 minus phi 1 for magnetic flux, ओके। ये डेल्टा phi b, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन, इसी को तो बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाई नेगेटिव साइन? नेगेटिव साइन शोज द अपोजिंग नेचर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर सिर्फ आपसे इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड पूछा है किसी ने, तो विदाउट नेगेटिव साइन आप उसका मैग्नीट्यूड का आंसर दे देंगे, डन। सो ये चीज न्यूमेरिकल में काफी आती है, ओके। अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स है, वैसे तो फाई का फॉर्मूला होता है बी ए cos थीटा, लेकिन अगर आपके पास कोई कॉइल है और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू n, तो फिर आप फाई बी को लिखेंगे n इंटू बी इंटू ए इंटू cos थीटा। इट मींस अगर किसी कॉइल में अभी इंड्यूस ईएमएफ E प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल, और उसके अंदर अभी नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, तो अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स 10 कर दूं तो इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा? इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा? देखो इंड्यूस ईएमएफ इज, अगर नंबर ऑफ टर्न्स है n, तो वो यहां n मल्टीप्लाई होगा। इट मींस दिस इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, तो इंड्यूस ईएमएफ भी 10 टाइम्स हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये n आपको याद रखना है कि अभी हमने इस फॉर्मूले को n 1 करते हुए इस फॉर्मूले को लिखा है, लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। अब इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल करने के कितने तरीके हो सकते हैं? हाउ मेनी वेज वी कैन हैव अ न्यूमेरिकल ऑन दिस फॉर्मूला? देखो as phi is equals to nba cos theta, तो in a numerical question या in any type of question based upon induced EMF, numerical or any type of question, okay, we can have four types of questions. We can have change in number of turns. Suppose change in number of turns, initial number of turns है ni और फाइनली कर दिए nf, तो इनिशियल फ्लक्स क्या हो जाएगा? ni b a cos थीटा, और फाइनली क्या हो जाएगा? nf b a cos थीटा। तो phi 2 माइनस phi 1 जब आप करोगे तो इट विल बी nf माइनस ni, बाकी तो कॉमन है ना b a cos थीटा, उसको टाइम से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द फॉर्मूला फॉर E। First way. In the same manner, we can have change in magnetic flux, we can have change in area, or we can have change in the angle. So we can have a question of this formula in 4 different ways. या तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करके बताया होगा, या क्वेश्चन में क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड चेंज करा होगा, या एरिया लिंक्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड चेंज करा होगा, या फिर एंगल, व्हाट इज दिस एंगल? दिस इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द एरिया, ये एंगल चेंज किया होगा, ओके। 4 तरीके से आपसे इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, एंड मे बी कि एक ही क्वेश्चन में कोई 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स भी चेंज कर दिए जाए, ओके। सो बी प्रिपेयर्ड विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस फॉर्मूला सिंपल है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें चेंज करनी है क्वेश्चन में, तो आप इंड्यूस ईएमएफ का आंसर दे सकते हैं, और उस चेंज को होने में टाइम कितना लग रहा है वो भी गिवन होगा, सो दैट वी कैन डिवाइड इट विद डेल्टा t, ओके। कॉपी कर लेना इन सब चीजों को।
So students, with this we have concluded the lecture today. It was a short lecture because we have completed only one topic today. Okay, next topic is a little bit of lengthy topic, so उसे आज हम इस लेक्चर में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. उस नेक्स्ट टॉपिक को हमने नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखा हुआ है. सो स्टूडेंट्स, होप कि आपको आज ये फैराडेज लॉज के तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आए और इस फॉर्मूला के ऊपर किस तरह से न्यूमेरिकल कर सकते हैं हम लोग, वो चीज भी मैंने आपको समझाई है, वो भी आपको समझ में आई होगी. ओके, so with this we have concluded the lecture today and wish to see you in the next lecture. Till then, bye bye.